Hi everyone. Good afternoon to all. How are you all? Doing good? Some of you have met, some of you I haven't. So you've listened to everyone here. Please excuse me for the bad throat. So you've listened to everyone here. I'm sure that you've gained so much from everyone. So यहाँ पे बैठ के I was just contemplating कि कुछ तो छोड़ दो यार, मुझे भी बोलना है, मुझे भी बोलना है। जब मुझे पता चला कि मेरी 5th रैंक आई है, जाहिर सी बात है मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मैं ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर हूँ, तो मैं थोड़ी सी वो हुई, क्योंकि पिछली बार से देखा जा रहा था फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे हमेशा कोई ना कोई लड़की या महिला रहती है। तो वो मुझे लगा कि थोड़ा और बेटर अगर मेरी रैंक हो पाती तो मैं सारी लड़कियों को रिप्रेजेंट करके फर्स्ट उनके उससे वो आ पाती। उस वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, बाकी ओवरऑल तो काफ़ी खुश हूँ रिजल्ट से। आप क्या बनना चाहते हो दीदी की तरह? मैं दीदी की तरह तो नहीं बनना चाहता, अभी तो शेफ बन। मैंने सुना आप दीदी को बहुत बिस्किट खिलाते थे, मोमोज वगैरह, क्या क्या बताना सर। मोमोज, बिस्किट, केक्स, बस सब खिलाते हैं? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, सब कुछ बना के खिलाता था। मुझे कुछ नहीं आता है खाना बनाना, ये सब कुछ मेरा काम करता है। मैं बोल दूं और ये मेरे लिए बना देता है। दंगल का एक गाना आपको बहुत पसंद था, आप बता रहे थे उसके बारे में, कौन सा एक लाइन? दंगल की वो लाइनें हैं गाने की, जो उसका टाइटल सॉन्ग है कि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। गाती नहीं है, सिर्फ भूलू ना। नहीं, गुनगुनाती हूँ बस। देखिए, एक बात क्लियर है, यूपीएससी मैराथन है। मैराथन है क्योंकि प्रीलिम्स है, उसके बाद यू क्वालिफाई, फिर मेंस है, फिर पर्सनालिटी टेस्ट है, एक साल की तो पूरी एग्जाम है। और उसके पहले इफ यू प्रिपेयरिंग फ्रॉम 1 year or so, यू हैव अ मैराथन, बट योर एवरी सिंगल डे इज अ स्प्रिंट। हर दिन तेज भागना है। दो मैंने एक नेमोनिक सोचा था, M और P, तो आई विल टॉक अबाउट 2 M's एंड 2 P's। ठीक है, तो आपको याद भी रह जाएगी चीज़। ठीक है, तो पहले P से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट P इज़ अबाउट प्रोडक्टिविटी, कि कितना हम टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं और उससे हम कितना आउटपुट ले पा रहे हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम 10 से 12 मतलब है ना बिल्कुल गिन करके बैठे हैं, सुबह से इतना टाइम लगा रहे हैं, पर फिर भी अगर हम एंड में देखते हैं तो हम उतने टेस्ट सॉल्व नहीं कर पाते। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो ये चीज़ का प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी होता था ऐसा ही। ये प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है, टाइम हम उतना लगा रहे हैं पर उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए तो एक चीज़ ये की मैंने कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे कि हमारा फ़ोन सबसे बड़ा, उसका जो यूट्यूब का ऐप है, उससे जो रिकमेंडेड वीडियोस में हम चले जाते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा मैंने कम किया। उसके अलावा और भी जितनी चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहते हैं इंटरनेट पर पढ़ाई के अलावा, उनको मैंने थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश की। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं अपने आप को एक थोड़ा सा टाइम टेबल में बांधने की कोशिश की। हमारा हर दिन अलग होता है ना। कभी किसी दिन पढ़ने का मन करता है, कभी किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमको एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स मैं कहूँगी, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा आप लोग पीछे बैठे हैं, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, बट तो किसी कोई भी एग्ज़ाम जो है वो 5 to 6 आवर्स आपको रोज़ मतलब मैं कहूँगी कंसिस्टेंटली आपको देने की ज़रूरत है ना। और उसके लिए आप अपना एक कुछ छोटा सा रूटीन, भले ही सोने के पहले आधा घंटा अपना दिन जो है दूसरा वो आप प्लान कर लीजिए, क्योंकि हर दिन नया होता है। अगर एक दिन आप टाइम टेबल बना दिया, यहाँ से यही करूँगा, और एक वीक आप सोचो कि फॉलो हो जाए, तो मुझसे वो फॉलो नहीं हो पाता था। तो मैं ये करती थी कि सोने के पहले थोड़ा सा आधे घंटे में कल क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या चैप्टर्स कवर करने हैं, वो सब एक बार मैं लिख लिया करती थी। तो प्रेपरेशन में अगर यूपीएससी स्पेशली बात करूँ तो मेरे पूरे प्रेपरेशन के 2 इम्पॉर्टेंट पिलर्स रहे। एक था करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पिलर है क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनेशन आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आजकल ना डायनामिक होती जा रहे हैं, कि वो ये नहीं जानना चाहते कि चलो शाहजहाँ ने बना दिया ताजमहल, वो तो हमें पता है, अब उसकी आगे की बात करो। तो अब जो डायनामिज्म एग्ज़ाम में आ रहा है, उसके लिए करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर को जो है सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ा। पहले इंडियन एक्सप्रेस मतलब पहले तो द हिंदू पढ़ती थी,
फिर जब इंटरव्यू मेरा पास आया तो फिर मैंने द इंडियन एक्सप्रेस भी शुरू किया पढ़ना। और जो भी आप हिंदी माध्यम में अगर कुछ बच्चे दे रहे हो तो आप उस तरीके के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर आप हमेशा पढ़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा अपने आप को चीज़ों को समझने में, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है वो पता करने के लिए आपको हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स को मैं इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपनी प्रिपरेशन करंट अफेयर्स से खींच के की। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि कहीं आपने पेपर में पढ़ लिया कि कोई एक एनिमल है जो मतलब जिससे ना पोचिंग, आप पोचिंग समझते हैं, पोचिंग हो रही है उसकी, एंड यू नो पोचर्स आर बीइंग कॉट, कि पकड़ लिया गया है जो भी इसके शिकार कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो हम ऐसा कर लें कि इसका नोट बना लें कि ये एनिमल है, इसका शिकार हो रहा है और पकड़े गए, खत्म। या तो फिर आप एक काम करें, आप देखें कि वो एनिमल कौन सा है, इंटरनेट पे फटाफट गूगल सर्च किया, पता किया उसका IUCN स्टेटस क्या है। IUCN स्टेटस पूछता है ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कि क्या है, एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट हो गया है, क्या है, वो आपने पहले से सर्च कर लिया। फिर आपने देखा कि उस एनिमल वो कहाँ पाया जाता है, कौन से नेशनल पार्क में इट इज़ फाउंड। अच्छा चलिए असम में मिलता है, तो असम में और कौन से नेशनल पार्क हैं। मतलब एक पॉइंट पकड़ के न्यूज़पेपर का आपको उसके साइड में जितनी भी चीज़ें हैं वो उसी वक्त कवर कर लेंगी। उससे होगा क्या, उस दिन का आपका एनवायरनमेंट का एक सेक्शन कवर हो जाएगा। ऐसा करके पॉलिटी हो गई, या फिर जो भी हम जैसे हम साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, या फिर और भी प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट इलेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है, फिर आप उसकी और डीप में स्टडी कर रहे हैं, है ना। एक ये चीज़। जो दूसरा मेरा प्रिपरेशन का पिलर था वो था टेस्ट्स। देखिए पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन हमें पता कैसे चले कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है। देखिए अगर हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो वहाँ कोई दिल्ली में बच्चा बैठा है जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत खोल करके दूसरा पेज पूरा रट रहा होगा, बात सही है। तो वो जो है ना, टाइम का हमेशा याद रखिए, टाइम हमेशा याद रखिए कि आपका टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना वक्त निकाल कर इस पढ़ाई को दे रहे हैं, हमारे लाइफ के हम कलरफुल यूथ के ईयर्स अगर हम पढ़ाई को दे रहे हैं तो अपना 100% दीजिए। और टेस्ट्स आपको ये बताएंगी कि आपका स्तर क्या है, प्रिपरेशन। तो जो भी टेस्ट्स हों, चाहे भोपाल में, चाहे अगर आप दिल्ली से कोई फ़ोटोकॉपी मंगवा सकें, या जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन अगर आपको कहीं टेस्ट्स मिलता है तो आप अपने आप को जांचते रहें। हर रोज़ 10 से 20 सवाल MCQ, या अगर रिटन हो तो मैं 1-2 आंसर्स रिटन जो बड़े अपने सब्जेक्टिव आंसर्स थे वो मैं 1-2 रोज़ लिखा करती थी। तो उससे मुझे आइडिया होता था कि मैं किस स्टैंडर्ड का लिख रही हूँ और क्या उससे मेरा कुछ चांस है सिलेक्शन का। तो ऐसा अपने आप को आप जांचते रहिए। तो हमने 2 पीस कवर कर लिए, है ना। पहला पी कौन सा था? अच्छा, मतलब आप सुन रहे हैं मेरी बातें, अच्छी बात है। दूसरा था प्रिपरेशन। अब थोड़ा सा P हो गया है तो M की बात कर लेते हैं। एक M मैंने जो हमें दिमाग में चीज़ जो है हमारे पुश करता है। अच्छा, इसके पहले मैं M की तरफ आऊँ, एक चीज़ बताऊँगी कि किसी भी एग्ज़ाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं उसके 2 पहलू हैं। एक, आप क्या पढ़ते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कितने टेस्ट लगाते हैं, कितने घंटे देते हैं, ठीक। दूसरा है एग्ज़ाम में कि आप मेंटली क्या सोचते हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हैं कि आपका मन नहीं कर रहा है उठने का पर फिर भी आप उठते हैं। वो चीज़ है आपका मेंटल करेज, और उसको आपको बिल्ड करना बेहद बेहद ज़रूरी है। मैं कहूँगी 60% ये मेंटल करेज है और ये 40% जो पढ़ाई है। तो उस मेंटल करेज को बिल्ड करने के लिए 2 M हैं। एक है माइंडसेट, कैसा आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। देखिए एक बात होती है, जैसे आप खड़े हैं वहाँ पर, चलिए आपको नहीं कह रही, जैसे हम कभी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, अब तो पढ़ ही नहीं पाऊँगी। तो ये क्या है, आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। हम अपने दिमाग से कई बार कंट्रोल हो जाते हैं। हमें करना ये है कि हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। हमें उसको बताना है कि नहीं, आज अगर मैंने सोचा है कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो मैं करके रहूँ। तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। जब तक हम अपने माइंड को, अपने हार्ट को नहीं एक जगह फोकस कर पाएंगे, तब तक हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। अपने दिन को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है।
You know, first of all, just find out कि आपका time जाता कहाँ है. Many a times we don't know, time just flies. Went to the class, given the test, खत्म. खाना खाया, थोड़ा entertainment किया, and it's done. ऐसा मत होने दीजिए. Just control your day. Find out कि every single day what's happening in my day. Okay? And in that day you have to structure it. Like I used to start with reading the newspaper. थोड़ा सा boost of the day हो जाता है. So I started with reading newspaper. And then थोड़ा सा उससे note making किया editorial से. Then I moved on to the static portion. तो ये चीज़ आप अपने आप को ज़रूर बताते रहिए। और जो दूसरा एम की मैं बात करती हूँ वो है मोटिवेशन। तो कई बार ऐसा पूछते थे, मैं भी जब पढ़ रही थी तो इंटरनेट पे ऐसे यूट्यूब पे सर्च करती थी हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। तो लेकिन वो चीज़ मुझे बाद में समझ आई कि बाहर का कोई इंसान मुझे नहीं बता सकता कि हाउ विल आई स्टे मोटिवेटेड। तो फिर थोड़ा अंदर मुझे झांकना पड़ा और तब मुझे समझ आया कि मैं कैसे मोटिवेट हूँ। तो फिर जब आपको मन करे ना कि आज तो हो गया, आज बहुत पढ़ाई कर ली, तब अपने आप से पूछो कि ऐसा क्या है जिसने मुझे पुश किया कि मैं ये करियर चुनूँ। ऐसा क्यों है कि मैं एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ। वाई इज़ इट? अगर आपका वाई तगड़ा है ना तो आप पूरी जर्नी से अच्छे से निकल जाओगे। इसलिए अपने वाई को, वाई डू यू वांट टू जॉइन द सिविल सर्विस, वाई डू यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट स्टार्ट कि अगर करूँगा तो अच्छा वो मिल जाएगा, प्रेस्टीज मिल जाएगी। अगर आप प्रेस्टीज को सोचकर अगर आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ज़्यादा दिनों तक वो आपको मोटिवेट नहीं रख पाएगा। मोटिवेशन आपको कहीं ऐसी जगह से आना चाहिए कि अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी बच्चे को देख रहे हो, किसी दुकान पर काम करते हो, तो क्या आप ये सोचते हैं कि वो बच्चा वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो बच्चा अभी स्कूल में होना चाहिए। क्या हम कुछ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई से? क्या हम किसी ऐसे पोजीशन पे पहुँच सकते हैं कि उस बच्चे को वहाँ से निकाल कर स्कूल में भर्ती करा दें? तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करनी चाहिए। तो इतना छोटा सा एकदम इतना सा पेज पे मैंने एक डेफिनेशन कहीं से बना के अच्छी से वो लिखी। फिर उसको मैं जाते तक मैं उस पेज को देख रही थी। मतलब अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपको याद नहीं हो रहा है एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उसका छोटा सा अपन नोट्स बनाते हैं ना, वैसे नोट्स बना लो एंड कीप रीडिंग इट एवरी नाइट और एनीथिंग लाइक दैट। सो वो एक चीज़ मैंने क्या किया था, न्यूज़पेपर्स उठाए थे सबसे पहले। तो कॉलेज जाती थी, बस में एक न्यूज़पेपर शुरू में आधा, आते टाइम आधा, ऐसे करके, क्योंकि कॉलेज के साथ मैंने प्रिपरेशन किया तो टाइम एकदम है ना पूरे दिन का भी मुझे कम मिला। तो मैंने कोशिश की कि जहाँ भी ट्रैवल जैसे कर रहे हैं, हम कई बार ईयरफोन्स लगा लेते हैं, तो अब पढ़ने लगे तो ईयरफोन्स की जगह पे न्यूज़पेपर निकाल लीजिए। ऐसा थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिए, अपना एनवायरनमेंट चेंज कीजिए पढ़ाई का। ह्यूमैनिटीज़ को स्पेसिफिक लेके जो क्वेश्चन है कि हाँ बोरियत आएगी, मैं भी हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते सो जाती थी, और ज्योग्राफी तो आप पूछो ही मत कैसे मैंने पढ़ा है। तो ठीक है, तो ऐसा होगा आपके साथ भी, बट न्यूज़पेपर से शुरू करो, वो चीज़ें आपको इंटरेस्ट दिलाती हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ आप पढ़ते हो कि ये जो है ना, आज कौन सा डे है बताइए आप मुझे। हाँ, आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, राइट? तो आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पे आप यूनेस्को की वेबसाइट पे जाओ, या जो भी यूनाइटेड नेशंस इसको मना रहा है उसकी वेबसाइट पे आप चले जाओ। आज उनके इसमें आपको देखो कि अलग अलग फोटोग्राफ्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सो यू कैन लर्न द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आज ही। समझ लो, अपने आप को आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल कि बुक खोल के बैठे तो इसको ही कवर करना है। इंटरनेट से हेल्प लो, इंटरनेट बहुत मुझे भी हेल्प किया, बहुत ज़्यादा, उससे भी मैंने थोड़ी वैरायटी आ जाती है उससे। तो ऐसे अलग अलग सोर्सेज से पढ़ाई करो। और जैसे अगर हिस्ट्री बोरिंग लग रही है तो कभी उसके साथ कोई और ऐसा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना लो जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, है ना। तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, कभी एक चॉकलेट खा लो रात को, पढ़ाई अच्छी कर ली हो तो। किसी को आइसक्रीम पसंद है वो खा लो। देखो मैं कह रही हूँ ना, अपने सबको सब बोरियत होता है यार, इतनी पढ़ाई अपन को नहीं जमती है, बट कर लेते हैं ना, तो सच को अपने दिल को भी थोड़ा ट्रिक करो, है ना। तो बोरियत तो होगी, बट वी हैव टू मैनेज एनी हाउ। जैसे पेपर का एडमिट कार्ड आ जाएगा तो पेपर का टाइम पता चल जाएगा, राइट, 9 से 11 है क्या है। तो उसी टाइम में बैठ करके, यहाँ पे बॉटल रखी, यहाँ पे वॉच रखी, वैसे ही टाइम में अपने आप को बैठ के प्रैक्टिस करवाओ। कि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है, लास्ट ईयर कंप्लीट किया। तो बहुत मन में सवाल थे। अब मेरे साथ ऐसा था कि ऑप्शनल में केमिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल नहीं था, तो आई हैड टू चूज़ समथिंग एल्स। तो मैंने पहले सोशोलॉजी चूज़ किया और उसकी किताबें पढ़ने लगा, यार इंटरेस्टिंग है, पढ़ते हैं।
अगर बुक लिस्ट पे आऊँ तो मैंने ट्रायल एंड एरर से बुक्स ढूंढी हैं, किसी टॉपर्स ने सजेस्ट की थी, उनकी बुक्स देखी और फिर कुछ खुद ही मैंने पढ़ के उनके नोट्स बनाए। तो पेपर 1 के लिए तो काफ़ी सारे, जैसे हैरलम्बस एंड हील्ड तो सब पढ़ते हैं, जो ऑरेंज वाली पतली किताब आती है हैरलम्बस एंड हील्ड, वो एक मैंने पढ़ी थी। और अगर पेपर 2 पे आ जाऊँ सीधा, जो आपके क्वेश्चन पे कि काफ़ी डायनामिक है, तो नंबर 1 न्यूज़पेपर्स तो आपको पढ़ना है बहुत तरीके से, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में कुछ ऐसी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं विच यू कैन डायरेक्टली कोट इन योर आंसर्स। कैसे चूज़ किया, जैसे मैं ये टच कर ही रही थी अभी पिछले सवाल में कि केमिकल इंजीनियरिंग नहीं था ऑप्शन में, ठीक है, तो मुझे कुछ और ही चुनना था। अब केमिस्ट्री ना बहुत अलग हो जाती है केमिकल इंजीनियरिंग से, तो फिर मैंने कुछ ऐसा सब्जेक्ट 2 मेरे दिमाग में थे, वन वाज पॉलिटिकल साइंस, द अदर वाज सोशियोलॉजी। सो आई बॉट द बुक्स ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स। इनिशियल जो बुक्स होती हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स की मैंने खरीदी। आपको भी अगर डाउट आ रहा हो ऑप्शनल में, तो आप 2-3 आपको डाउट आ रहा हो उसकी किताबें आप ले लो, जो बेसिक उसकी बुक्स हैं उनको आप एटलीस्ट एक वीक के लिए पढ़ो। उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसके साथ में सबसे ज़्यादा टाइम बिता सकता हूँ। क्योंकि ऑप्शनल जो है, जैसे यूपीएससी में 500 मार्क्स का है, तो इट रियली मेक्स अ चेंज टू योर स्कोर। तो ऐसा ही सब्जेक्ट चूज़ कीजिए विच यू इन्जॉय रीडिंग, जो आपको एक बर्डन ना लगे, है ना। कोई ट्रेंड्स पे या कितना स्कोर कर रहे हैं टॉपर्स, ये सब पे मत जाएंगे। आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पर ही आपको ऑप्शनल चूज़ करना है ना। तो बेसिक बुक्स पढ़िए और थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, अगर इंजीनियरिंग के अलावा हो तो थोड़ा डालना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, है ना। किसने कहा था कि चीज़ें सब आसान होंगी लाइफ में, तो करनी पड़ती है यार। लेकिन सच बताऊँ तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं ना, तो सच में चीज़ें जो है ना, एक ये चीज़ भोपाली वाली कनेक्शन वाली बात बता रही हूँ कि हम भोपाल में रहते हैं, दिल्ली नहीं जाते। मतलब मैं दिल्ली नहीं गई हूँ प्रेपरेशन के लिए, मैंने इंटरव्यू देने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए दिल्ली गई थी। तो अपन नहीं सोचते हैं कि दिल्ली वाले कुछ अलग पढ़ते होंगे और बहुत सारा पढ़ते होंगे और अपना हो पाएगा कि नहीं। तो ऐसे सवाल मेरे मन में भी थे एंड लेकिन फिर भी कहूँगी कि थोड़ा अपने आप को बांधो, थोड़ा डिसिप्लिन में रहो, थोड़ा सा मोटिवेट रखो, दृढ़ निश्चय रखो, और बड़ा सपना देख लिया है ना तो अपने आप को उसमें पूरा झोंक दो। सोचो कि अब लाइफ में और कुछ नहीं है, जब तक ये नहीं करूँगी ना, ये करूँगा नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला मेरा, ना मेरा ना किसी और। तो उस तरीके का एटीट्यूड, एक फायर, एक वो पैशन अपने आप में आपको जगाना पड़ेगा। दैट पैशन विल ड्राइव यू एंड दैट पैशन विल टेक यू प्लेसेस। और अगली बार जब मैं यहाँ पर, आप नहीं मैं नहीं, आप जब यहाँ पे खड़े होंगे तो मुझे ज़रूर बुलाना, ठीक है। ठीक है, तो जो भी सुन रहे हो प्लीज़ आप लोग अच्छे से करनी है। और जब आप यहाँ पे मैडम आपको फ़ोन करके बुलाएं कि बेटा आओ, चलो आप भी बताओ यहाँ पे, तो ज़रूर मुझे भी बताना है। ऐसे ही मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि उतनी फायर आपके अंदर होनी चाहिए। ड्रीम बिग, है ना, बड़ा सपना देखने से बिल्कुल मत डरो। लाइफ सबकी चैलेंजिंग होती है, किसी को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ इमोशनल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन फिर भी जब आपने ठान ली है वो चीज़, तो फिर आपका कहते हैं ना कर्तव्य बनता है कि अगर ठान लिया है तो फिर या तो ठानो मत, या तो अगर यहाँ बैठ गए हो ना तो एग्ज़ाम क्रैक करके ही मानो, ठीक है। तो एक ये वो अपना एक ड्राइव, डिटर्मिनेशन अपने साथ रखो। अगर केवल वर्ड लिमिट आरजीपीवी की तरह पन्ने भरने जाएंगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे सर, सच बता रही हूँ, मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने भी आरजीपीवी के एग्ज़ाम 2-2 घंटे में निकाल के आती थी। मतलब अब देखो, अब आपसे अच्छे से शेयर करूँ, अब हंस गए तो थोड़ा और याद आएगी एक चीज़ मेरे को कि मेरा लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम, हमारा 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम का 4th पेपर, 4 ही पेपर होते हैं थियोरेटिकल इंजीनियरिंग में आखिरी सेमेस्टर में, तो उस पेपर के बीच में और मेरे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बीच में 14 दिन का अंतर था। 14 दिन, आप समझ रहे हैं। मतलब मेरे लाइफ की मैं बड़ी एग्ज़ाम देने जा रही हूँ और मुझे जब पता चला कि बस 14 दिन है तो मैं हिल गई थी पूरी तरीके से। तो वो जो एग्ज़ाम था आखिरी, जो भी पेपर थे 4, वो मैंने 2-2 घंटे में लिख के मैं निकली हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ तो पता थी कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा क्वालिटी पर जज नहीं किया जाएगा। आप समझ रहे हो ना, इंजीनियर टू इंजीनियर बातें है। तो लेकिन यूपीएससी ऐसी नहीं है। आप कोई और पेपर देंगे, एसएससी, एसएसबी, वहाँ पे वो आपके क्वालिटी ऑफ आंसर पे ही आपको चेक करेंगे। एंड वहाँ पे आप सोचो कि मैं लाइन थोड़ी स्पेस बना के जो है पेज मुझे पूरे भर दूंगा और उसमें पॉइंट नहीं होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मुझे कैसे पता चला, जब मैं अपने टेस्ट लिख रही थी, जो आप टेस्ट देख रहे हैं ना,
उनमें आप नंबर देख लीजिएगा। शुरू के टेस्ट में आप देख लीजिए मैं कैसा लिखती हूँ, और बाद के टेस्ट में देखिए आप मैं कैसा लिखती हूँ। मैंने खुद ही ये चीज़ समझी, इम्प्रूव की, कि मेरे आंसर में वो लोग ये नहीं देख रहे कि मैं कितना दोनों पेज कम्प्लीटली भर रही हूँ, वो ये देख रहे हैं कि कितने पॉइंट्स उसमें से निकल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो पॉइंट्स कितने उससे रेलेवेंट क्वेश्चन में जो पूछा गया है। एक तो पहली बात, क्वेश्चन को अपन को 2 बार पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, एक बार पढ़ लेते हैं, हाँ को ना को हाँ पढ़ के आंसर टिक ला के आ जाते हैं, वो चीज़ गलत है। तो क्वेश्चन आप चाहे मेंस का हो चाहे प्री का हो, 2 बार पढ़ो, दिमाग को शांति से दिमाग में घुसाओ, और फिर 10 सेकेंड्स का वक्त लेके फिर शुरू करो आंसर राइटिंग। और ऐसी कोई मेरी वो नहीं रही कि जैसे ज़्यादा स्पेस दूँ या इस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर अच्छी बात है, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा काम कर गया, है ना। तो बस हाँ, क्योंकि देखो प्रेजेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है ना। एक चीज़ पे आ जाती हूँ कि देखो कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है सृष्टि देशमुख कौन है, कोई मतलब नहीं। उसके लिए बस एक गड्ढा है कॉपी का, राइट। अपने लिए वो अपनी पूरी लाइफ की वो है ना मेहनत अब उनको दे रहे हैं। तो आप कैसे दूसरों से अलग आपकी कॉपी चमके, इस बात पे आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। तो आपकी कॉपी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मोतियों के अक्षर लिखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आप हैंड राइटिंग लिखो, बट उसको समझ में आ जाए एग्जामिनर को, मतलब उसको चश्मा, अब वो प्रोफेसर्स होंगे, उनको ज़्यादा वो ना करना पड़े, दिक्कत ना हो, उनके लिए आसानी हो, ऐसा आंसर लिखो। प्रेजेंटेबल भी हो, थोड़े बहुत, जैसे आपने पूछा था ना कि आप क्या आंसर में करते हो, तो मैंने थोड़े फ्लो चार्ट वगैरह भी बनाए। मैप मैंने सीखा कि कैसे मैं 10 सेकेंड में इंडिया का मैप बना लूँ, तो वो मुझे एक चीज़ काम है। एक फ्लो चार्ट बनाया, पूरा पॉवर्टी का खत्म हो गया। एटलीस्ट एक बेसिक लेवल हमने एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से हम पॉवर्टी को इलैबोरेट कर देंगे कि एग्जैक्टली इसमें पूछा क्या है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि आप रामसर वेटलैंड साइट्स बताइए इंडिया में कौन से हैं, तो इधर मैं लिख देती कि 2 रामसर वेटलैंड साइट्स आर दीपोर बिल इन असम एंड भोजपाल लेक इन भोपाल, ठीक है। मैंने क्या किया, छोटा सा मैंने 10 सेकेंड में फटाक से एक मैप बनाया, वहाँ पे असम के साइड पे एक गोला बना के वहाँ लिख दिया दीपोर बिल, और इधर लिख दिया भोजपाल लेक। तो उससे क्या हो गया, प्रेजेंटेशन इम्प्रूव हो गया। हो सकता है आधा मार्क मैंने वहाँ एक्स्ट्रा चुरा लिया हो। ऐसे करके आपको अपने आंसर्स को इम्प्रूव करना है, और ये प्रैक्टिस से आएगा, है ना। करूँ कि मैंने क्या रेफर किया, तो आज मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, बाद में ये बुक मेरे हाथ में आई। इसमें पूरा पेपर 1 और पेपर 2 साथ में दिया हुआ है, नितिन सांगवान सर की किताब है। उसमें वो भी IAS हैं और उन्होंने लिखी है, तो उसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिल जाएगा, दैट्स 1। मैंने कास्ट के स्पेशल एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए नदीम हसनैन की किताब है। तो नदीम हसनैन की ट्राइब्स वाली नहीं है, सोशोलॉजी, जनरल सोशोलॉजी, नदीम हसनैन वो। और फिर रूरल सोशोलॉजी के लिए दोषी एंड जैन की किताब आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, है ना। ये कुछ है, बाकी अभी तो ऐसा ही है। बाकी आप तन्वी सौंद्रियाल मैम, उनकी बुक लिस्ट आप पढ़ सकते हो, काफ़ी कुछ मैंने उनसे भी सीखा है। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत आती है, वो तो कवर टू कवर ही पढ़नी है आपको। मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर आती है, वो आपको कवर टू कवर पढ़नी है। कुछ किताबें जैसे DD बासु हो गई, कोई अगर पॉलिटी के नेक्स्ट लेवल पे पढ़ रहा है, DD बासु पढ़ रहा है, तो उसके केवल आप नोट्स बनाओ। तो आप डिसाइड करो कि आपके एग्जामिनेशन के नीड के हिसाब से कौन सी किताब आपको पूरी पढ़नी है और कौन सी की आपको नोट्स बनाने हैं। इनसाइट्स ऑन इंडिया एक है, दूसरा IAS बाबा आपने सुना होगा UPSC के लिए वो, और तीसरा फोरम IAS। ऐसे करके मैंने 3 वेबसाइट से मैं जुड़ी रही और उन पे आंसर्स मैं अपने डालती रही, है ना। तो वो चेक करते हैं, आप किसी का चेक कीजिए उनको अपने। और होता क्या है, आंसर्स की बात निकली है तो बताती हूँ, खुद के आंसर में हमें गलती नहीं दिखाई देगी, दूसरे के आंसर में हमें फटाक से गलती समझ में आ जाती है कि ये ना इसने ये चीज़ सही से नहीं लिखी है। तो आप दूसरों के आंसर्स चेक करो और उनको आपके करने दो, तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि वेयर आर यू मेकिंग अ मिस्टेक। If you go through my marks, I got like 417 GS and a little bit decent in socio as well. I think, but if you go through my prelims marks, I scored 104, which was just like 6 marks more than the cutoff. So 3 questions आते हैं, I would not have been here. मेरे भी 90 मार्क्स ही आया करते थे ऐसे मॉक में इतने दिन पहले, 80, 90, 70, तो मुझे लगा ये 110 का आंकड़ा तो मैं पार नहीं कर पाऊंगी, ऐसा होगा।
तो लेकिन आपको क्या करना है, आपकी जो मिस्टेक कहाँ हो रही है उसको आप पकड़ो। अच्छा, मिस्टेक कैसे? नॉलेज का गैप है क्या? कहीं कोई चीज़ मैंने कि मुझे 3 में से 1 आ रहा है फिर भी मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ और वो नेगेटिव हो जा रहा है, वो पकड़ो। कभी कभार हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, ए का बी का डी मार्क कर देते हैं, तो क्या ऐसी मिस्टेक है? अपने नेचर ऑफ मिस्टेक को एनालाइज करो। और अगर आपको ये लगता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा नॉलेज का गैप सामने आ रहा था कि दिस थिंग आई हैव नॉट स्टडीड, तो उस टाइम पे फिर मैंने पेपर लगाना कम कर दिया और थोड़ा अपनी रीडिंग पे, स्टडी पे फिर से फोकस किया। ठीक है, तो आप स्टडीइंग पे फिर से जाओ, जो आपका वीक एरिया है, जहाँ आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आप उसको फोकस करो। जर्नी से मुझे ये लगा व्हेन आई वाज इनटू द प्रोसेस ऑफ प्रेपरेशन कि यूपीएससी आपको कोई बायस नहीं रखता है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, पीटी आया पीटी गया, पीएमटी आया पीएमटी गया, पर यूपीएससी की जो ऑथेंटिसिटी है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो आज तक मेंटेन है। आज तक जो बच्चे उसमें से सिलेक्ट होते हैं वो आज आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, ऑल इंडिया सर्विस, आईआरएस में जाके सर्व कर रहे हैं। तो उस एग्जामिनेशन और उस इंस्टीट्यूशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो बेहद हाई है, और वो इसलिए क्योंकि वो कोई बायस नहीं रखते हैं कि हिंदी माध्यम का बच्चा है या तेलुगु माध्यम में लिख रहा है तो उसको हम नहीं वो करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उस इंस्टीट्यूशन में कोई बायस है। अगर कोई कमी आ रही है, जो मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से जैसे हम देखते हैं कि हिंदी माध्यम में जो छात्र दे रहे हैं उनका अगर रेशियो कम है, तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में शायद जो है ना, मटेरियल का दिक्कत आ रहा है। आजकल इंग्लिश में इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं, सब इंग्लिश में रहती हैं, तो उनसे, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से थी तो मैं कोई भी वेबसाइट पे जो भी मटेरियल हो उसको मैं एक्सेस कर पा रही थी, पर शायद अगर कोई हिंदी माध्यम का छात्र है उसके लिए शायद मटेरियल की दिक्कत आ रही है। लेकिन मेरे ज्ञान में आया है कि कुछ कोचिंग्स ऐसी हैं या कुछ जैसे वेबसाइट्स हैं जो हिंदी में ही मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपका माध्यम हिंदी हो तो ये मन में बिल्कुल ना सोचिए कि यूपीएससी आपसे भेदभाव करेगा या उससे आपको कम मार्क्स देंगे। अगर आप में काबिलियत है, आप सही तरीके के आंसर्स लिखते हैं, जो पूछा है वो आप बताते हैं, तो आपको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे, है ना। 759 बच्चे सिलेक्ट हुए इस साल, ठीक है, फाइनल लिस्ट में यूपीएससी की, एंड देयर आर जस्ट 182 गर्ल्स मैम, जस्ट 182 आउट ऑफ 759, मतलब हम 50-50 हैं। और यहाँ पर हमारा इतना जेंडर इम्बैलेंस है। तो मैं सारी गर्ल्स जो अभी मुझे सुन रहे हैं, टेल यू प्लीज़ खूब सारा अच्छे से पढ़ाई करो। ये जो जेंडर इम्बैलेंस चल रहा है ना, 759 में से बस 182, ये हमें बढ़ाना है बस सिलेक्शंस, ठीक है। तो प्लीज़ ऑल द गर्ल्स, हमारे पास डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं ना, दोस्त नहीं होते बाहर ऐसे घूमने फिरने के लिए ज़्यादा, तो उस चीज़ का थोड़ा फ़ायदा उठाओ और अच्छे से प्लीज़ अपने आप को डेडिकेट होकर पढ़ाई करो प्लीज़। दिस मैसेज इज स्पेशली फॉर गर्ल्स, अदरवाइज़ तो सबके लिए ही बोल रही हूँ। एक चीज़ बोलूँगी कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हाइप्ड है चीज़। आपको मेरा स्कोर कुछ 1068 रहा और उसमें से केवल मेरे 173, मतलब एक बहुत कम रेशियो है जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं। तो मैं ये कहूँगी, जब तक आप उस स्टेज पे पहुँचोगे ना कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तब आप इतना पढ़ लेते हो कि आप दूसरे का इंटरव्यू ले लोगे, ठीक है। तो नॉलेज में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कमिंग टू द फैक्ट कि यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करता है, देखिए वो आपसे नॉलेज कूद चुका है, वो प्रीलिम्स आपसे पूरा निकलवा चुका है, 100 MCQ आपसे करवा लिए, फिर ना 90 सवाल भी मेंस में उन्होंने सॉल्व करवा लिए। अब उन्हें आपके नॉलेज से इतनी वो नहीं है, डाउट्स नहीं है। अब वो आपको देखकर ये समझना चाहते हैं कि क्या ये कैंडिडेट इज़ ही और शी फिट, कि हम इसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे पाएँ, क्या इसमें वो इतना पेशेंस है, क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। क्योंकि जॉब ऐसी है ना कि आपको लोगों से जुड़ा रहना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को कैबिन में बंद करके बस फाइल पुश करते रहेंगे तो असली में हम इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। तो क्या वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपनी चीज़ को, और कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें सबको नहीं आती, हम एनसाइक्लोपीडिया तो नहीं है, तो कोई चीज़ रह जाएगी। मेरे भी इंटरव्यू में एक सवाल उन्होंने पूछा था कि कुछ ऐसा पूछा था कि आप केमिकल इंजीनियरिंग से हो तो पॉलीमर्स का एग्रीकल्चर में क्या यूज़ होता है। अब वो चीज़ मुझे उस वक्त नहीं याद आई, तो मैंने थोड़ा 5 सेकेंड रुकी, फिर मैंने कहा कि सर आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट एट दिस मोमेंट, आई विल रीड अबाउट इट। तो ऐसा करके मैंने वो सवाल वो किया और फिर वो दूसरे सवाल पे आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए,
इट्स जस्ट दैट आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, जो बैकग्राउंड है, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट। जैसे मैंने अपनी स्कूलिंग कामिल से की, तो मैंने थोड़ा कामिल की हिस्ट्री पढ़ ली कि बाई चांस उनका नाम इस पे अटक जाए तो वो उससे कुछ पूछ ले। तो ऐसा आप करो और बैकग्राउंड अच्छे से प्रिपेयर करो एंड बी रेडी एंड बी कॉन्फिडेंट। They just want you to be confident so that you express yourself well and you're patient even when they try to heckle you। मतलब वो कुछ ऐसा करें कि आपको थोड़ा अजीब लगे, पर उस वक्त भी आप अपना ध्यान ना खोएं और अच्छे से उत्तर दे सकें। मेरे ख्याल से वो इतना एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि बाकी की ट्रेनिंग तो वो देंगे हमको, बस अब स्टूडेंट की तरीके से हमें जांचते हैं, तो इतना कुछ नहीं है। अगर यहाँ से अगर आप दो भी चीज़ अगर कुछ अपने प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरा मेरा यहाँ पे आना पक्के से सफल हो जाएगा, और अभी भी हो गया है। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और डी स्ट्रेस भी हुई है, ऐसा नहीं है बस पढ़ाई करनी है। थोड़ा सा आप अपने दोस्तों के साथ मूवी भी देखिए, कभी फन टाइम भी इंजॉय कीजिए। लेकिन अगर आपने फोकस बनाया है, अगर यू हैव डिसाइडेड दैट दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू इन योर लाइफ, so I'll tell you, there's nothing more powerful in this universe than a human being with a purpose, you know। If हम एक human being हैं, we are a ball of energy। अगर हम ये decide कर लें that we have a purpose in mind, then nobody can stop us। Believe in this thought। मैं यहाँ पे बिल्कुल वो चीज़ follow करके आपके सामने खड़ी हूँ, and you can be here as well, है ना। तो please believe in yourself, don't get demotivated। इफ़ यू गेट, फिर से अपने आप को ट्रैक पे ले आओ। और एक दो चार लाइन ही है कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला है। तो आप अपना हौसला बुलंद कीजिए, बड़ा सपना देखिए। बड़ा सपना देखने से डरिए मत, लेकिन जितना बड़ा आपने सपना देखा है उतनी ही बड़ी मेहनत करेंगे तो आप यहाँ आएंगे और फिर मुझे ज़रूर बुलाएंगे, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विल टेक केयर।